नमस्कार, स्वागत है आपका हस्तक्षेप में। मैं हूं आपके साथ पारुल। अब वक्त खराब हो तो एक काबिल कप्तान कड़े फैसले लेने से बचता है, और जब अपने बेगाने होने पर आतुर हो तो भी ऐसा होता है। कांग्रेस के साथ भी कुछ ऐसा ही है, समझ लीजिए। लोकसभा चुनाव में लगातार दूसरी बार करारी हार से पार्टी देश और प्रदेश में मुसीबत में है, और मध्य प्रदेश में तो अब निकाय चुनाव सर पर हैं। ऐसे में सीएम कमलनाथ अपनों के पास जो है कार्रवाई के बजाय अगली लड़ाई पर ध्यान लगाना वो चाहते हैं। शायद इसलिए ही कूल हुए सीएम कमलनाथ। देखिए रिपोर्ट। निकाय चुनाव में चाहिए सबका साथ, मजबूत करना है कांग्रेस का हाथ, बीजेपी को देनी है मात। कूल हुए कमलनाथ। जब किसी कप्तान को कामयाबी मिलती है और अचानक से उसका कद बड़ा हो जाता है और वो अपनी नई जिम्मेदारी में उलझ जाता है, तो कई बार अगली चुनौती में चित होना पड़ता है। सीएम कमलनाथ को पिछले साल ही मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, और उन्होंने दिसंबर में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी को 15 साल के वनवास के बाद सत्ता दिलाई। तब लगा कि कमलनाथ लोकसभा चुनाव में भी इस कामयाबी को दोहराएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, और विधानसभा चुनाव में 109 सीट जीतने वाली कांग्रेस पार्टी 29 में से सिर्फ 1 सीट जीत पाई। सीएम कमलनाथ बेटे को छिंदवाड़ा से जिताकर बमुश्किल अपना गढ़ बचा पाए। अब जब हार की पड़ताल हुई तो संगठन में ही खोट नजर आया, यानी ये पता चला कि कई जगह कांग्रेस के लोगों ने अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ काम किया, जिसका खामियाजा भी पार्टी को भुगतना पड़ा। ऐसे में ये बात तय थी कि अनुशासन समिति की बैठक में बागियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। बागियों के खिलाफ अनुशासन समिति फैसला नहीं ले सकी और फैसले का अधिकार सीएम पर छोड़ दिया गया। कुछ मामलों में माफीनामे का हवाला देकर भी संगठन नरम पड़ गया। इसके पीछे एक बड़ी वजह निकाय चुनाव है, क्योंकि इस समय प्रदेश में निकायों पर बीजेपी का दबदबा है और कांग्रेस उसे खत्म करना चाहती है। इसलिए पार्टी कार्रवाई कर बागियों को नाराज करने से बच रही है। हालांकि अनुशासन समिति का अपना तर्क है। जो भी प्रकरण रखे गए थे उसमें ऐसे लोग जिन्होंने कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ा है, उनके मामले अध्यक्ष जी को प्रेषित कर दिए गए हैं, क्योंकि उनके मामले अध्यक्ष जी के निर्णय के बाद ही, जो भी उनका निर्णय होगा उसके बाद ही उस पर कोई फैसला होगा। अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार उस पर कोई फैसला होगा। बाकी जिन लोगों के ऊपर छोटी मोटी अनुशासनहीनता की शिकायतें थीं और जिन्होंने उन पे क्षमा याचना कर ली है, खेद व्यक्त कर दिया है, ऐसे लोगों की सदस्यता बहाल कर दी जाएगी। अनुशासन का डंडा नहीं चलने के पीछे एक फंडा साफ समझ में आता है कि कमलनाथ कार्रवाई कर पार्टी के अंदर ही लड़ाई मोलने के मूड में नहीं है, क्योंकि बीजेपी को हराने के लिए घर में शांति जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो ये तो सही है, घर में शांति कायम रखने के लिए ही कमलनाथ कूल हो गए हैं, या फिर फिलहाल पार्टी बागियों को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहती है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनल मौजूद है, आपका तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं पूर्व महापौर दीपचंद यादव जी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत दीपचंद जी। पूर्व बीजेपी विधायक शैलेंद्र प्रधान जी, आपका भी बहुत स्वागत सर। और सुबह सवेरे के प्रबंध संपादक अरुण पटेल साहब हमारे साथ बने हुए हैं। पटेल साहब, आपका भी बहुत स्वागत। अरुण पटेल सर, आप कैसे देखते हैं अनुशासन समिति की बैठक? कांग्रेस जो बहुत ज्यादा अनुशासन के लिए पहचानी नहीं जाती है, लेकिन बीजेपी जो बहुत ज्यादा अनुशासन के लिए पहचानी जाती है, फिलहाल अनुशासन वहां तो नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ जहां पर ये कहा जा रहा था कि काफी सारे लोगों ने उन कैंडिडेट्स के खिलाफ ही काम किया जो इलेक्शन में जिन्हें टिकट मिला था,
काफी सारे लोगों पर कार्रवाई होने की भी खबरें आ रही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या वाकई इलेक्शन के मद्देनजर स्मार्ट प्लानिंग कमलनाथ जी की कह सकते हैं, इसलिए कूल है कमलनाथ? देखिए, कमलनाथ जी कूल हैं, ये पहली बार कूल नहीं, कमलनाथ जी स्वभाव से कूल हैं। वो दिल्ली में बहुत बड़े पदों पर रहे हैं, तो उनको अचानक सत्ता में नहीं आए हैं वो, और कमलनाथ जी कभी हड़बड़ी में नहीं रहे हैं फैसला करते समय। तो कमलनाथ जी तो कूल शुरू से हैं, और कभी उनको किसी के साथ मतलब दुर्व्यवहार करते हैं, उसको डांटते डपटते नहीं देखा गया कमलनाथ जी को, पार्टी वर्कर को। यही कारण है कि कांग्रेस के सारे वर्कर्स कमलनाथ जी के साथ अब तक सहज महसूस करते हैं। दूसरा सवाल आपका है कि अनुशासन की कार्रवाई क्यों नहीं की गई, तो अनुशासन की कार्रवाई करने वाले थे, किसने कहा था? पहली चीज तो ये, कांग्रेस ने कभी नहीं कहा हम लोगों को निकालने वाले हैं। ये तो सूत्रों की खबरें रहती हैं, सूत्रों की बहुत सी खबरें दिल्ली से लेकर यहाँ तक गलत सिद्ध हो रही हैं। तो कांग्रेस, जहां तक चुनाव का सवाल है, एक बात तो बिल्कुल साफ है, और कमलनाथ जी भी जानते हैं और वहां की सब जानते हैं कि पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ था वो केवल मोदी जी के चेहरे पर हुआ था। उसमें ना किसी के समर्थन का कोई मतलब था, ना किसी के विरोध का मतलब था। विधानसभा चुनाव में थोड़ा बहुत विरोध काम आता है पार्टी वर्कर्स का, वही कारण है कि मतलब विधानसभा के नतीजे प्रभावित हो जाते हैं। एक तो लोकसभा चुनाव में भीतरघात कभी निर्णायक नहीं होता, कोई बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, और दूसरा ये जो चुनाव था इसमें ऐसा नहीं भाजपा में असंतोष, भाजपा में बहुत जगह कार्यकर्ता मन से काम नहीं कर रहे थे, लेकिन 3-3, 4-4 लाख वोट से लोग जीते। तो इसलिए केवल ये कहा जाए कि असंतोषों के कारण लोकसभा में कांग्रेस को सफलता नहीं मिली, ये भी एक गलत विश्लेषण होगा। वो चुनाव केवल मोदी जी के नाम पर हुआ था, और एक मजबूत नेतृत्व के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर हुआ था, बाकी सारे मुद्दे गौण हो गए थे। इसलिए आप देखिए, मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीट जीते। यदि सिंधिया जी भी हार सकते हैं, दिग्विजय सिंह जी भी चुनाव हारे हैं, और बड़े बड़े नेता चुनाव हारे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये नहीं कह सकते उनके साथ किसी कार्यकर्ता ने सैबोटेज किया है। उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी, और भाजपा का भी कोई क्लेम नहीं कर सकता स्थानीय नेतृत्व मेरे कारण पार्टी जीती है। वो केवल मोदी जी और अमित शाह के कारण पार्टी जीती जी। अरुण जी, लेकिन पार्टी को जो इनपुट मिला, जिसके लिए बैठक भी बुलाई गई, 125 मामले सामने आ रहे थे, हमने बाइट भी सुनी। राजेंद्र जी भी कह रहे हैं कि जो भी अधिकृत लोगों के खिलाफ, जिन्होंने भी, जो कैंडिडेट थे उनके खिलाफ जिन्होंने भी काम किया है, उनको लेकर अध्यक्ष जी को बता दिया गया है। तो मसला कुछ तो अंदर था। नहीं, शिकायत तो होती है, हर कैंडिडेट हारने वाला शिकायत करता है, जो हारता है वो शिकायत करता है। यहाँ तो है कि कहीं जीतने वाले शिकायत कर रहे हैं भाजपा में, जैसे गणेश सिंह और नारायण त्रिपाठी काफी झगड़ा हुआ इस बात को लेकर, मेरा काम नहीं किया, लेकिन वो काफी अच्छे मार्जिन से जीते। तो जीतने वाले भी शिकायत करते हैं, क्योंकि हर आदमी इसमें अपना हिसाब भी चुकता करना चाहता है कुछ कार्यकर्ताओं से, उम्मीदवार भी। यार जिसने काम नहीं किया उसके नाम आए थे, उन पर एनालिसिस की गई है। कमलनाथ जी पे कांग्रेस की जो परंपरा, अनुशासन समिति कोई फैसला नहीं करती है, वो अपनी रिकमेंडेशन पार्टी अध्यक्ष को देती है। इसमें से जिन पर स्थानीय नेतृत्व कार्रवाई कर सकता है, मतलब जो एमपीज एमएलए नहीं रहे हैं, उन सब पर कार्रवाई कमलनाथ जी अधिकृत है, कमलनाथ जी करें। लेकिन बाकी के लिए कमलनाथ जी भी हाईकमांड से परमिशन लेंगे, एमपीज, एक्स एमएलए के बारे में फैसला करने के पहले। तो ये कांग्रेस की परिपाटी और हर राष्ट्रीय दल की, भाजपा में भी होता है। तो ये कमलनाथ जी का स्मार्ट गेम समझे, या फिर चूंकि उनके पास अथॉरिटी उतनी ही है इसलिए उन्होंने ये ज्यादा कोई एक्शन नहीं लिया? अथॉरिटी उतनी नहीं है, वो जिसको रिकमेंड करेंगे वो निकाला जाएगा पार्टी से, उसमें ऐसा नहीं है। अथॉरिटी तो पूरी प्रदेश अध्यक्ष है वो कांग्रेस के। लेकिन जहां तक कूल लेने का सवाल, कमलनाथ जी खुद कहते रहे हैं कि कमलनाथ की चक्की धीरे धीरे चलती है और बहुत महीन पीसती है, ये खुद कई बार बोल चुके हैं। तो उनको ये कहना कि सिर्फ जल्दबाजी में हैं या कूल हो गए हैं, वो स्वभाव से ही कूल है। चलिए, आवेश में उसमें कोई ऐसे फैसले नहीं करते वो, शैलेंद्र लोग कर जाते हैं। बिल्कुल। शैलेंद्र प्रधान जी, आपका क्या रिएक्शन है इस पर? बीजेपी का क्या स्टैंड है? अनुशासन समिति, अनुशासन तो बीजेपी में भी बहुत है और कांग्रेस में भी अब दिख रहा है, ऐसा लगता है? देखिए, विषय क्योंकि कांग्रेस का है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि अनुशासन आपकी पार्टी में जो जीते हुए उनमें भी नहीं दिख रहा ना, दिक्कत ये है। इसलिए अभी तो आप 370 पे कांग्रेस के कौन कौन से एमपी गए, कौन कौन से नेता ने 370 का समर्थन किया है। अगर ये निर्णय आज की बैठक के पहले हो रहा होता तो शायद कुछ कांग्रेस अनुशासन के विषय पे सोच सकती थी। अब तो जनार्दन द्विवेदी, मिलिंद देवड़ा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आपके जो चीफ विप थे कालिता, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। 3 एमपी संजय सिंह चले गए। अब ऐसे में जब बगर रहा है, कुंबई बिखर रहा है, इसमें क्या आप क्या सोचती हैं? कांग्रेस जब ऑल इंडिया में नहीं समेटे में आ रही है, वहां मामला विद्रोह जैसा हो रहा है। तो यहाँ छोटे छोटे
कांग्रेस को कमलनाथ जी संभाल रहे हैं तो उनका नाम आगे बढ़ाना चाहिए और बड़ी जिम्मेदारी उन्हें देनी चाहिए। ये तो मैं पहले कह चुका कि सबसे योग्य व्यक्ति मुझे तो यही दिख रहा है। 2 बीजेपी के एमएलए वो ऐसा क्लेम कर रहे, हमने फोड़ दी है, हम भी स्वीकार कर लें, पर फूटे तो वो भी हिलडुल रहे। अरे भाई वो अभी तो नहीं रहे ना आपकी बैठकों में, नहीं आ नहीं रहे तो वो जाए ना बाहर। विप हम जब देंगे तब देखेंगे कहाँ जा रहे हैं। नहीं वो तो क्लियर ही कर चुके हैं उसी दिन कि हम तो घर वापसी कर दे, रिजाइन करें, जाए ना, हम कहाँ कह रहे, लेट देयर बी मिड टर्म पोल। नहीं तो इसमें कोई एक्शन रिएक्शन बीजेपी अरे नहीं वो करेगी, लिख के देंगे, हम तो गए। वो आपकी जो वो पार्टी जो आपका विरोध करती है उनके साथ जाकर मिलकर खड़े हुए हैं, तो बीजेपी इस मामले में कोई अनुशासन को लेकर कार्रवाई नहीं करेगी। प्रेस रिपोर्ट से नहीं होता काम। सर प्रेस रिपोर्ट क्या, अब वो उनका डमी तो थोड़ी ना बिठाया था मीडिया ने, उन्होंने खुद ही तो कहा है। कमलनाथ जी के बगल में चेयर लगा के, बढ़िया टीका लगा के, बढ़िया सा ड्रेस पहनकर वो खुद बाइट देते हुए नजर आए हैं। किसी को डमी तो नहीं बनाया ना। नहीं तो हम वो तो चाहते हैं हम उनको वो निलंबित कर दें। हम कहा को निलंबित करें, वो विप के खिलाफ जाएंगे तब करेंगे जो हमको करना है। चलिए, यानी ये तर्क है अभी कि अनुशासन से रिलेटेड, अगर डिसिप्लिन से रिलेटेड कार्रवाई करने की बात है, डिसिप्लिन जिसने फॉलो नहीं किया है उस पर कार्रवाई तब होगी जब वो खुद ही एग्जिट मार देंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हूँ। दीपचंद यादव जी, स्वागत के साथ सवाल ये कि ये बड़ा दिल कहें कमलनाथ जी का जो उन्होंने माफ कर दिया, बागियों को अपना लिया, जिन्होंने अधिकृत जो प्रत्याशी थे आपके उनके खिलाफ काम किया था, या फिर नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की कोई दूसरी पॉलिसी है? देखिए, जहाँ तक कमलनाथ जी का सवाल है, मैं अभी पटेल साहब ने जो बात की उससे सहमत हूँ। बहुत ही धीर गंभीर हैं, ठहराव वाले नेता हैं और बड़े अनुभवी नेता हैं, और उनका यहाँ से लेकर केंद्र तक उनने अपनी जो भूमिका निभाना चाहिए था, परिपक्वता की वो भूमिका निभाई है। एक तो प्रश्न कमलनाथ जी का व्यक्तिगत ही हो गया। दूसरा, यहाँ तक अनुशासन का मामला है, इसमें मेरी ओपिनियन अपनी खुद की है, क्योंकि अनुशासनहीनता की परिभाषा पहले तो कांग्रेस में समझना पड़ेगी कि अनुशासनहीनता है क्या। क्या अनुशासनहीनता अपने नेताओं की मर्जी के खिलाफ जाना है, या जो पार्टी ने कैंडिडेट दिए हैं उनके खिलाफ काम करने को अनुशासनहीनता कहेंगे, या उनके खिलाफ खड़े होने को अनुशासनहीनता कहेंगे, या कोई इस तरह की जो बात कही गई है जो पार्टी की पॉलिसीज के खिलाफ है, उसके विरोध में हमने जाकर के कुछ अपना वक्तव्य दिया है, वो अनुशासनहीनता होगी। तो अनुशासनहीनता अपनी अलग अलग तरह की उसकी डेफिनेशन हो सकती हैं। अभी पटेल साहब मैं भी अनुशासन समिति का सचिव रहा हूँ, और मेरे जब सचिव था तो मेरे अध्यक्ष हजारी लाल जी रघुवंशी जो हैं वो आज भी वही हैं। वो वरिष्ठ नेता थे और बड़े अनुभवी और बहुत ही एक दमदार नेता के होते वो करते थे। हम लोग निर्णय जो हमारे पास अनुशासन समिति के समक्ष जो भी चीजें लाई जाती हैं जिनके बारे में, तो उसकी पूरी रिपोर्ट मंगाई जाती है, उस पर अध्ययन करने के बाद में आज जो शायद स्वास्थ्य ठीक नहीं था इसलिए अनुशासन समिति की बैठक में मौजूद। देखिए वो जाने, मुझे पता नहीं क्यों नहीं आए, ये मैं क्योंकि उनके व्यक्तिगत मामले में तो मैं नहीं पता, लेकिन उसमें ये है कि वो जाएंगे, उसके मालूम करेंगे और अपनी रिपोर्ट है अध्यक्ष को देंगे, और अध्यक्ष को अगर जो उसके क्षेत्राधिकार में आता है तो अध्यक्ष अपनी निर्णय ले लेगा, और यदि केंद्र के क्षेत्राधिकार में आता है वहाँ चला जाएगा। डिसिप्लिन की डेफिनेशन क्या है सर, अनुशासन की, अनुशासनहीनता की डेफिनेशन? देखिए मैं तो समझता हूँ, देखो मैं तो मेरा अपना कोई कहे, मेरी व्यक्तिगत राय ले, अनुशासन मेरी नजर में ये होता है कि जो कांग्रेस की पॉलिसीज हैं, नीति हैं, और जो कांग्रेस नेतृत्व ने जो निर्णय ले लिया उसको स्वीकार करके उसकी बात को आगे बढ़ाना, ये तो अनुशासन हो गया। अनुशासनहीनता आज लेकिन सिंधिया ने भी कर दी। लेकिन मैं आज ये कह सकता हूँ कि आज अगर कांग्रेस की जो स्थिति बनी है, क्योंकि कांग्रेस में मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि वो अब अगर कांग्रेस की आज स्थिति है ये बनी हुई है कि आज हम कांग्रेस बिल्कुल जिस स्थिति में आ गई है इलेक्टोरल स्थिति में, उसके लिए कांग्रेस के जो नेता लीडर्स हैं वो जो उनका ये तेरा ये मेरा ये चलता है और इसको निपटा दो इसको ये कर दो, ये जब तक कांग्रेस से समाप्त नहीं होगी, जब तक कांग्रेस सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। अभी भी है, मानते हैं आप? अभी भी है ऐसा मानते हैं आप? है मैं बताऊं, जो बड़े ये लीडर्स में हैं, ये कार्यकर्ता तो आज भी कांग्रेस का पूरी तरह से ताकत के साथ
कांग्रेस का काम करना चाहता है कि लेकिन लीडर, क्योंकि लीडर अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए, अपने वर्चस्व के स्वार्थ के लिए वो जिस तरह के काम करते हैं, मैं समझता हूँ अगर वो सुधर जाए तो कांग्रेस अगले चुनाव में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से जीतेगी। अरुण पटेल सर, यहाँ दोनों की बात तो हम सुन ही रहे हैं, लेकिन हजारीलाल रघुवंशी जी का भी जिक्र हुआ, अनुशासन समिति के अध्यक्ष हैं। कहा जाता है इन्होंने भी अरुण यादव जी का और कांतिलाल भूरिया जी का भी खूब विरोध किया था एक समय पर, कई तरह की बातें वो करते थे। और यहाँ अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो विधानसभा चुनाव के समय भी हमने देखा किस तरह से विरोध हुआ। वी डी शर्मा जी का अगर हम नाम लें, रामकृष्ण कुसमरिया जी, वो भी अलग थलग दिखाई दिए। जैसे कई नाम बीजेपी में भी शामिल हैं। और यहाँ हम कांग्रेस की भी बात करते हैं तो कांग्रेस में भी कमी नहीं है। दीपचंद यादव जी तो खुद ही मान रहे हैं कि एक दूसरे की टांग खींचते हैं। नहीं, जहाँ तक हजारीलाल जी का सवाल है, उनका स्वास्थ्य खराब है, मेरे को निजी व्यक्तिगत रूप से भी जानकारी है, और काफी दिन से उनका स्वास्थ्य खराब है। अस्पताल में तो इस समय वो गाँव पर है अपने, उनकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो नहीं आ पाए। लेकिन दूसरा सवाल, हजारीलाल जी अपनी जो बात होती है बेबाकी से कहते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं वो किसी का विरोध कर रहे हैं। न कांतिलाल भूरिया बल्कि अरुण यादव का तो उन्होंने जरूर से ज्यादा समर्थन किया है, क्योंकि अरुण यादव उनके मित्र सुभाष यादव के बेटे हैं। हजारीलाल जी ने कभी अरुण यादव के खिलाफ नहीं बोला, कांतिलाल के खिलाफ भी नहीं बोला है, कहीं कोई बात रही हो। हाँ, लेकिन जो सही बात करते हैं, एक बार उन्होंने ये जरूर कहा था कि अपने वो जो हरि प्रसाद हैं कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जो मध्य प्रदेश के इंचार्ज थे, कि बोले यहाँ आके अनुशासन की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, और खुद वहाँ चुनाव नहीं जीत पाते और हार जाते हैं अपने राज्य में। तो इसमें कोई गलत नहीं कहा था, लेकिन चूंकि वो प्रभारी महासचिव थे, लेकिन हजारीलाल जी अपनी बात अर्जुन सिंह जी से भी कह देते थे सामने, और लेकिन वो कभी ना अर्जुन सिंह जी ने बुरा माना ना दिग्विजय सिंह जी ने बुरा माना। वो अपनी बात हमेशा साफगोई से कहने के आदी रहे, और जो उनको सही लगता है वो बोलते हैं। मगर वो उनको अनुशासनहीनता के दायरे में किसी ने नहीं माना उन लोगों ने, मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं। बीजेपी की बात करें, कुसमरिया जी का नाम है, सुधीर गुप्ता जी का नाम है। नहीं, देखिए कुसमरिया जी तो छोड़ चुके हैं पार्टी, तो अब उनका तो अनुशासनहीनता का सवाल ही नहीं है। उन्होंने पार्टी छोड़ दी, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ लिए और वो कांग्रेस में शामिल हो गए। एक अभी प्रधान साहब से आपने एक सवाल पूछा था, तो वो विधायकों के बारे में दोनों सब उनको क्यों नहीं निकाल रहे। एक तो बात ये कि उस दिन जो परिस्थितियां थी उसमें भारतीय जनता पार्टी नेता भी कह चुके थे हम बिल का समर्थन कर रहे हैं, और हम मतदान क्यों करा रहे हैं, हम तो पूरा आम सहमति, और कोई विप जारी नहीं हुआ था। यदि विप जारी नहीं हुआ है तो उन विधायकों पर कार्रवाई नहीं हो सकती जब तक कि वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन ना कर लें। तो वो कांग्रेस पार्टी की सदस्यता नहीं लेंगे, ऐसे ही चलते रहेंगे। पार्टी जब विप जारी करेगी उस समय वो देखेंगे, और भारतीय जनता पार्टी विप कब जारी करेगी ये भाजपा तय करेगी। ऐसा कोई मतदान आए, कुछ स्थिति लेकिन पार्टी गाइडलाइन से कोई बाहर जाता है तो सर वो पार्टी के लिए तो इनडिसिप्लिन ही हुआ ना। नहीं, इनडिसिप्लिन हुआ तो पार्टी निकाल देगी, उनकी मेंबरशिप नहीं जाएगी, तो पार्टी उनको विप के दायरे में लाके फिर निकालेगी। तो वैसे पार्टी यदि निकाल देगी तो वो अनअटैच्ड मेंबर बने रहेंगे, उनकी सदस्यता कोई अंतर नहीं पड़ेगा जब तक कि वो जिस पार्टी से चुने गए उसको छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन ना करें। पार्टी अभी हमने कहा है मौखिक रूप से हमने ज्वाइन, हम कांग्रेस के साथ आ गए हैं, लेकिन उस बिल पर जिस पर वो कांग्रेस के साथ आए तो पूरी पार्टी भी कांग्रेस के साथ थी, वोटिंग में भाग नहीं लिया उन्होंने। लेकिन रिकॉर्ड में है उन्होंने कहा हम सर्वानुमति चाहे से पास कर रहे हैं, इसमें क्यों मतदान करा रहे हैं हम, इसमें डिवीजन की क्या जरूरत है। ये कह सकते हैं कि मौखिक तौर पर या रिएक्शन दिखाकर उन्होंने भले ही ये दिखा दिया हो कि वो कांग्रेस के साथ हैं या कांग्रेस में जा रहे हैं, लेकिन रिटर्न में या कोई आधिकारिक रूप से ये सब नहीं कहा। जब तक कांग्रेस की सदस्यता विधिवत नहीं लेंगे तब तक उनको नहीं रहा है। यदि वो कभी मंत्रिमंडल में शामिल हो जाते तो फिर भाजपा कह सकते अब हमारी पार्टी छोड़ के मंत्रिमंडल में शामिल हो गए, लेकिन यदि मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होते हैं तो ऐसा ही चल। शत्रुघ्न सिन्हा तो पार्टी फोरम पर जाकर विरोध करते थे, लेकिन उनको तो पार्टी ने नहीं निकाला। तो जब तक पार्टी नहीं निकालेगी, पार्टी निकालेगी तो अनअटैच्ड मेंबर हो जाएंगे, लेकिन वो कोई विप जारी करेंगे तो उस दिन विप का जब उल्लंघन होगा तो ऑटोमेटिक सदस्यता चली जाएगी उनकी। शैलेंद्र प्रधान जी, हो क्या रहा है? वो कांग्रेस की सदस्यता नहीं ले रहे, बीजेपी के बैठकों में नहीं आ रहे हैं, विहिप जारी हो नहीं रहा है, तो अभी किस तरह से देखें, ये दो सांसद हैं भी या नहीं है या चले गए, और ऐसे किस तरह से बीजेपी देख रही है? बीजेपी का स्टैंड क्या है इस पर? क्या ये कैंडिडेट्स, इनको कोई किसी तरह की सजा नहीं मिलेगी जिन्होंने फोटोशूट कराया बाहर मीडिया के सामने, कैमरे के सामने कमलनाथ जी के साथ खड़े रहे? पूरी पार्टी साथ में थी तो पूरी पार्टी खड़े हो जाते, उन दोनों को ही जाने की जरूरत क्या थी? और ये कहने की कि हमारी घर वापसी हुई है। देखिए, वो बहुत स्मार्ट प्लेयर जैसे कहते हैं ना कि वो गए भी नहीं, वो दिखा भी रहे हम जा रहे हैं, तो वो अपने व्यक्तिगत हित के लिए कमलनाथ जी के सामने जाके बोल रहे हैं, वरना सदस्यता ग्रहण करे। नहीं, सरकार आपकी होती तो डराने का समझ में आता था कि उनको भी मंत्री पद का लालच है, इसलिए डराने के लिए अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं, लेकिन ये तो कुछ और ही कह रहा है। क्या बोर हो गए पार्टी से, या वाकई जो बयान उन्होंने दिए थे, और अगर उन्होंने जिस तरह से पार्टी गाइडलाइन से इतर जाकर बयान दिए हैं,
तो उन पर कोई कार्रवाई होनी भी नहीं चाहिए अगर वो पार्टी में है ही तो? नहीं, देखिए, जैसा अभी अरुण पटेल जी कह रहे थे कि अगर हम अभी निकाल देंगे तो वो अनअटैच्ड मेंबर ऑफ द हाउस बने रहेंगे जी। और अगर वो मतलब आप भी स्मार्ट गेम प्ले कर रहे हैं? नहीं, वो अगर व्हिप का उल्लंघन करेंगे तो हम उनको डिस्क्वालीफाई के लिए स्पीकर से वो कर पाएंगे कंप्लेंट, या वो मेंबरशिप ले लें कांग्रेस की और वो रसीद के ऊपर हम डिस्क्वालीफाई का उन पे वो चार्ज लगा सकते हैं। तो वो भी वो बहुत कह रहे हैं हम गए, हम कह रहे जाओ ना भाई, अगर पीले चावल लेना है तो पूरा खुल के लो ना, तो वो ले क्यों नहीं रहे और वो उनकी सदस्यता क्यों नहीं ग्रहण कर रहे हैं? और कह रहे हैं हम जा रहे हैं, अरे तो जाओ फिर। ठीक है, अनुशासन की बात हम कर रहे हैं, लेकिन दोनों पार्टियों के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें ये समझ में नहीं आ रहा कि दोनों पार्टियों की डेफिनेशन अनुशासन के नाम पर है क्या। अरुण जी, यहाँ पे आपका एक काउंटर में जवाब चाहूंगी कि क्या वाकई ये दो विधायक जो बीजेपी से स्विच करना चाह रहे थे अपने ही जाल को फैलाकर खुद ही फंस गया उसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं फंसे हैं, वो बड़ा होशियारी से गेम खेल रहे हैं। वो अब उस दिन तक विधायक कहलाना चाहते थे जब तक पार्टी भी जारी नहीं करेगी, विधायक की पूरी सुविधाएं उनको मिलेंगी और पार्टी अनराइज मेंबर कर देगी तो फिर मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं बिना उपचुनाव लड़े, तो पार्टी ऐसा मौका उनको नहीं देगी। लेकिन यदि वो दल बदल करते हैं और पार्टी यदि उनको अयोग्य घोषित करने की तो फिर वो पूरे विधानसभा कार्यकाल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। नारायण त्रिपाठी जी का सवाल है, वो इस पार्टी उस पार्टी में जाने का गेम करते रहे हैं तो उन्होंने सारे पहलू देख लिए होंगे। जब वो अजय सिंह के चुनाव के टाइम पर भी शिवराज जी के साथ गए थे तो उस समय तक उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी जब तक कि ये लग गया था कि अभी दल बदल में अयोग्य घोषित होगा, तब उन्होंने इस्तीफा दिया था और फिर भाजपा से जीत के आए थे। वो हर पार्टी से विधायक रह चुके हैं। दीपचंद यादव जी, अनुशासन को लेकर हम बात कर रहे हैं, आज किसी तरह की ऐसी खबर निकलकर सामने नहीं आई कि किसी को पनिश किया गया हो। ये आप भी जानते हैं अच्छे से और पैनल में बैठे तमाम लोग मौजूद वो जानते हैं कि क्या कुछ हुआ विधानसभा चुनाव के दौरान भी और लोकसभा चुनाव के दौरान भी मध्य प्रदेश में। और कई ऐसे लोग निकाय चुनाव को देखकर कमलनाथ जी की पॉलिसी वाकई क्या काम आने वाली है या फिर इनके बगावत के जो तेवर हैं, जिन बागियों को माफ किया गया है, ये बदलेंगे या यथावत रहेंगे? क्या लगता है आपको? देखिए, बागियों के जो तेवर हैं उसके मामले में क्या कह सकते हैं, जिनकी जो आदत होती है वो करते हैं, वो तो ब्लैक में। आज राजनीति में सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि आदमी अपनी सुविधा के मुताबिक काम कर रहा है। एक तो होता है आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट, जिसका आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट होता है उसके लिए चुनाव में कोई भी खड़ा हो जाए, उसके लिए तो पार्टी ने जो चुनाव चिन्ह दे दिया, उसके जिस चुनाव चिन्ह पे वो खड़ा हुआ है तो वो उसको निभाता है और उसके साथ खड़ा होकर के काम करता है। लेकिन जो अवसरवादी लोग होते हैं वो उनका काम करने का तरीका अलग होता है। वो काम करते हैं और वो काम इस ढंग से करते हैं कि उनको जो सुविधा हो तो वो पार्टी में रहते हैं, और जब उनको सुविधा मान लीजिए नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि ये मेरे किसी काम का नहीं है, तो वो जो उनको करना हो तो कर लेते हैं। लेकिन इसमें मैं आपके माध्यम से हमारे सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को ये कहना चाहूँगा कि इससे जो हमारे कमिटेड कांग्रेस कार्यकर्ता होते हैं उनका मनोबल गिरता है। वो और उसको मनोबल ना गिरे इसलिए उनको जो भी इस तरह की अनुशासनहीनता करते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस मामले में आपकी तारीफ करनी ही चाहिए कि आप बहुत खुलकर बोलते हैं जो भी बोलते हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी कांग्रेसियों के साथ में बैठे हुए डिबेट में इतना खुलकर उन्होंने अंदर की बात को नहीं रखा। बहरहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर, जहां कमलनाथ साहब, कूल कमलनाथ हमें दिखाई दे रहे हैं। वो इसलिए भी हम कह रहे हैं क्योंकि बागी जिन्होंने बगावत की, जिनकी वजह से कह सकते हैं कि एक स्टेप पीछे जरूर रही होगी कांग्रेस, हारने के कई और कारण बताए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये, बागियों को माफ कर दिया गया, 125 ऐसे मामले थे जिन पर बात हुई, सभी पर माफीनामा, लेकिन किसी एक पर भी एक्शन नहीं। क्या नगरीय निकाय चुनाव को देखकर अगर ये प्लान ए है, कहीं ये प्लान फ्लॉप ना हो जाए नगरीय निकाय चुनाव में, क्योंकि बागी हैं, इनके तेवर फिर बगावती हो सकते हैं, फिर बागी बगावत कर सकते हैं। तो ऐसे में प्लान बी क्या है कमलनाथ सरकार का? क्या इन्हें वापस कांग्रेस में ही रखना है या फिर इनके जो हाव भाव दिखाई देंगे उसको लेकर कमलनाथ साहब का कोई और डिसीजन होगा? क्योंकि किसी एक का अगर इन्होंने रिकमेंड किया तो वो पार्टी से बाहर जरूर जाएगा। लेकिन कूल कमलनाथ अपने कूलनेस के लिए जाने जाते हैं। अब देखना ये होगा कि इनकी कूलनेस कांग्रेस के इस डिसीजन पर कितनी काम आती है। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहे अनादि टीवी। नमस्कार।